हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीसी मशीन में इक्वलाइजर रिंग डिस्कस करेंगे कि इक्वलाइजर रिंग क्या होती है। पहली बात मैं बता दूं कि डीसी मशीन का ही पार्ट होता है ये भी। जैसे पिछले लेक्चर में भी हम डीसी मशीन के पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे, तो ये भी डीसी मशीन का पार्ट होता है, लेकिन ये कंपलसरी पार्ट नहीं होता डीसी मशीन का, है ना। कैसा पार्ट नहीं होता? कंपलसरी, यानी कि हर डीसी मशीन में इक्वलाइजर रिंग आवश्यक नहीं होते, है ना। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डमी कॉइल्स बताया था, तो डमी कॉइल्स भी कंपलसरी पार्ट नहीं होता डीसी मशीन का। कुछ ही मशीन्स में होती है जो आपकी डमी कॉइल्स होती है। जैसे बताया था मैंने, जो डमी कॉइल्स होती है वो वेव वाइंडिंग के लिए यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है? वेव वाइंडिंग के लिए, ठीक है। लैप वाइंडिंग में डमी कॉइल्स का यूज नहीं किया जाता। इसी तरह से अगर हम इक्वलाइजर रिंग की बात करें तो इक्वलाइजर रिंग भी डीसी मशीन का कंपलसरी पार्ट नहीं होता, बल्कि ये केवल लैप वाइंडिंग के लिए जनरली यूज किया जाता, यानी कि वेव वाइंडिंग के लिए इक्वलाइजर रिंग का यूज नहीं किया जाता, है ना। तो देखिए जरा, यानी कि पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि इक्वलाइजर रिंग जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ओनली इक्वलाइजर जो है वो यूज किया जाता है ओनली फॉर लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग के लिए ही इसका यूज किया जाता है ना। दूसरी बात यह है, ये जो इक्वलाइजर रिंग होते हैं ये कहाँ लगे होते हैं और क्यों लगाए जाते हैं, है ना। इसकी बात अगर हम करें तो देखो, सबसे पहली बात, अगर हम जानते, चूंकि लैप वाइंडिंग के लिए लगाए जाते हैं। किसके लिए लगाए जाते हैं? लैप वाइंडिंग के लिए। तो हम जानते हैं कि हमारी जो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग, वो दो प्रकार से डाली जाती है। कितने प्रकार से लगाई जाती है? दो प्रकार से। एक होता लैप मेथड, एक होता वेव मेथड। तो हम जानते हैं कि फॉर वेव वाइंडिंग के लिए जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो 2 होते हैं। जबकि अगर हम लैप वाइंडिंग के लिए बात करते हैं तो लैप वाइंडिंग के लिए जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो पोल्स की संख्या के इक्वल होते हैं, यानी कि जितने पोल्स होते हैं उतने ही पैरेलल पाथ होते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जो डीसी मशीन में ब्रशेज लगे रहते हैं, उन ब्रशेज का काम क्या होता कि ब्रशेज का काम जो है वो वाइंडिंग्स को पैरेलल पाथ में डिवाइड करना भी होता। तो जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें ब्रशेज इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि जो वाइंडिंग के जो पैरेलल पाथ हैं वो केवल 2 ही बनते हैं ऑलवेज, चाहे पोल जितने भी हों। जबकि लैप वाइंडिंग में ब्रशेज हमेशा वाइंडिंग को, आर्मेचर वाइंडिंग को हमेशा पोल की संख्या के बराबर पैरेलल पाथ में डिवाइड करते हैं। तो चूंकि हमने बताया कि ये जो इक्वलाइजर रिंग है ये वेव वाइंडिंग के लिए तो लगाया नहीं जाता, है ना। तो इसका मतलब इन वेव वाइंडिंग के लिए तो इसका यूज किया नहीं जाता, सिर्फ लैप वाइंडिंग के लिए यूज किया जाता। और लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होते हैं वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल्स की संख्या के बराबर होते हैं, है ना। तो जैसे मान लिया ये हमारे पैरेलल पाथ हैं, तो पैरेलल पाथ में हमेशा हम जानते हैं कि पैरेलल पाथ में सभी पैरेलल पाथ, मान लिया एग्जांपल दूं, पोल्स की संख्या 4 है। कितनी है पोल की संख्या? 4। तो जितने पैरेलल पोल्स की संख्या होगी उतने ही हमेशा पैरेलल पाथ होते हैं लैप वाइंडिंग में। तो इसका मतलब पैरेलल पाथ भी कितने होंगे? 4। अब हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है? यानी कि पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है। तो इसका मतलब जितने भी हमारे पैरेलल पाथ हैं उनमें सभी में इक्वल ईएमएफ बनेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है ना। जैसे मान लिया आपकी जो मशीन है डीसी मशीन, वो है 24 वोल्ट की या 12 वोल्ट की, कितने की भी है, तो इसका मतलब हर पैरेलल पाथ में कितनी वोल्टेज होगी? 20 वोल्ट। जैसे जनरेटर है आपका या मोटर है, वो 24 वोल्ट की है, 24 वोल्ट का जनरेटर, तो हर पैरेलल पाथ में वोल्टेज कितना होगा? ईएमएफ कितना होगा? 24,
तो यहां भी 24, यहां भी 24 और यहां भी 24 और यहां भी 24। ये इन पैरेलल पाथ के रेसिस्टेंस हैं, इनका रेसिस्टेंस है। आरपी से रिप्रेजेंट कर देता हूं क्योंकि पैरेलल पाथ का रेसिस्टेंस है आरपी 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 है, और ये है सबके ईएमएफ। तो पैरेलल में हम जानते हैं वोल्टेज सेम होती है, तो सभी पैरेलल पाथ के ईएमएफ या वोल्टेज सेम होती है। लेकिन ये तो आइडियल कंडीशन है, यानी कि अगर आइडियल कंडीशन होगी तो सभी पैरेलल पाथ में वोल्टेज सेम होती है? लेकिन अगर सभी पैरेलल पाथ के ईएमएफ सेम नहीं होंगे, मान लिया एक का 24 वोल्ट है, दूसरे पैरेलल पाथ की वोल्टेज है मान लिया 20 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर सभी पैरेलल पाथ के ईएमएफ सेम नहीं होंगे तो उस केस में आपकी एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो जाती है। कौन सी करंट फ्लो हो जाती है? सर्कुलेटिंग करंट। सर्कुलेटिंग करंट जो है वो फ्लो हो जाती है। तो हमेशा याद रखो, अगर सभी पैरेलल पाथ के ईएमएफ सेम नहीं होंगे तो जिन पैरेलल पाथ के ईएमएफ सेम नहीं होंगे उन पैरेलल पाथ के बीच में हमेशा एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती है ना। हम जानते हैं क्योंकि हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर एक करंट फ्लो करती है ना। तो अगर बाय द वे सभी पैरेलल पाथ के ईएमएफ यानी कि वोल्टेज सेम नहीं होगी तो उनके बीच में एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी। वो कैसे फ्लो होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर ये सर्कुलेटिंग करंट जो फ्लो करती है, ये सर्कुलेटिंग करंट को हमेशा ये किसके थ्रू फ्लो करती है? ये ब्रशेज के थ्रू फ्लो करती है। किसके थ्रू फ्लो करती है? ब्रशेज के थ्रू। क्यों? जैसे मान लिया एक मोटर है, तो मोटर में हम जानते हैं जो हम सप्लाई देते हैं, मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जो हम सप्लाई देते हैं मोटर को, तो वो किसके थ्रू देते हैं? ब्रशेज के थ्रू। तो ब्रशेज के थ्रू पास करती है ना। तो इसका मतलब ये सर्कुलेटिंग करंट जो फ्लो करती है वो भी हमेशा किसके थ्रू फ्लो करती है? ब्रशेज के थ्रू। इससे क्या होता कि अगर अनइक्वल ईएमएफ होंगे, तो अनइक्वल ईएमएफ होंगे, जिन जिन पैरेलल पाथ के ईएमएफ असमान होंगे उनके बीच में एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी। वो सर्कुलेटिंग करंट ब्रशेज के थ्रू फ्लो होगी। उससे क्या होगा कि किसी में ज़्यादा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, किसी में कम होगी। तो उससे क्या होगा कि जो ब्रश जो होंगे वो अलग अलग लोड कैरी करेंगे, यानी कि एक ब्रश जो है ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, यानी कि ओवरलोडेड हो जाता। एक ब्रश जो है जिसमें कम सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है वो थोड़ा कम लोडेड होता। तो अलग अलग इनमें करंट फ्लो करते हैं। तो जिन ब्रशेज में ज़्यादा करंट फ्लो हो जाते हैं, यानी कि जो ओवरलोडेड हो जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता, जो ब्रशेज ओवरलोड हो जाते हैं तो हमेशा स्पार्किंग प्रोड्यूस करते हैं। और ये स्पार्किंग कहाँ होती है? हमेशा स्पार्किंग हमेशा कम्यूटेटर ब्रश के बीच में होती है ना। तो इस स्पार्किंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वलाइजर रिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इक्वलाइजर रिंग, है ना। इक्वलाइजर रिंग क्या होते हैं कि दरअसल ये इक्वलाइजर रिंग पहली बात तो लगाए कहाँ जाते हैं कि ये इक्वलाइजर रिंग जो होते हैं, जैसे मान लिया ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये क्या है? हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट, है ना। तो ये 1 सेगमेंट मान लिया, 2, 3, और हमने मान लिया सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग की हुई है। कौन सी? सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग। तो सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग देखो किस तरह से होती है। फर्स्ट सेगमेंट से कॉइल चली है, ये कॉइल साइड 1 है, ये कॉइल साइड 2 है ना। और जो सेकंड कॉइल होती है वो यहां से चलेगी ऐसे यूं और ओवरलैप करते हुए, क्योंकि इसमें क्या होता? ओवरलैप होता है ना। तो इसे कहते हैं, इसलिए लैप वाइंडिंग हमने पहले बताया था, है ना। वाइंडिंग का टॉपिक वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है आपकी, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो आपका इक्वलाइजर रिंग होते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं? वो लगाए जाते हैं कम्यूटेटर से दूसरी साइड में, यानी कि जिस साइड में कम्यूटेटर सेगमेंट से आर्मेचर कॉइल जुड़ी रहती है, आर्मेचर कॉइल के दूसरे साइड में लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? दूसरे साइड में, यानी कि यहां पर लगेगा इक्वलाइजर रिंग। कहाँ लगता है इक्वलाइजर रिंग? यहां पर।
इक्वलाइजर रिंग का काम क्या होता कि जो इक्वलाइजर रिंग होते हैं, वो जो इक्वलाइजर रिंग्स होते हैं आपके, ये इक्वलाइजर रिंग जो होते हैं वो लो रेसिस्टेंस वाले होते हैं, है ना। लो रेसिस्टेंस वाले एक कॉपर कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? इक्वलाइजर जो रिंग होते हैं वो लो रेसिस्टेंस वाले, कैसे वाले? लो रेसिस्टेंस वाले एक कॉपर कंडक्टर होते हैं। तो हम जानते हैं कि जब लो रेसिस्टेंस वाले कॉपर कंडक्टर आप यूज करेंगे तो हम जानते हैं करंट की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा इजी पाथ पर चलने की कोशिश करती है। तो आपने जब एक लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया इक्वलाइजर रिंग की हेल्प से, तो वो सर्कुलेटिंग करंट इन इक्वलाइजर रिंग के थ्रू सर्कुलेट हो जाती है, यानी कि शॉर्ट पाथ देते हैं, बाईपास कर देते हैं उस करंट को, और वो करंट फिर ब्रशेज तक नहीं पहुंचती, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा याद रखिए कि इक्वलाइजर रिंग केवल उसी कंडीशन में यूज किए जाते हैं, इक्वलाइजर रिंग, जब आपकी पहली बात तो लैप बाइंडिंग हो, ठीक है। क्यों? लैप बाइंडिंग में क्या होता है, पैरेलल पाथ अधिक होते हैं, और उन डिफरेंट पैरेलल पाथ्स में अगर ईएमएफ सेम नहीं होगा तो उनके बीच में एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, है। और ये जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी ये हमेशा ब्रशेज पर स्पार्किंग प्रोड्यूस कर सकती है ना। जो वेव वाइंडिंग होती है, चूंकि इसमें पैरेलल पाथ कम होते हैं, पैरेलल पाथ सिर्फ वेव वाइंडिंग में हम जानते केवल 2 होते हैं, तो इसलिए सर्कुलेटिंग करंट उनमें कम होती है। तो इसलिए वेव वाइंडिंग में हमें जो आपकी इक्वलाइजर रिंग होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो लैप वाइंडिंग है, क्योंकि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बहुत अधिक हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो आपके अगर पोल्स, जितने पोल्स होते हैं उतने पैरेलल पाथ होते हैं, अगर पोल्स ज़्यादा हैं तो पैरेलल पाथ बहुत सारे होंगे। तो सारे पैरेलल पाथ जो होंगे उनमें क्या होगा, उनके अगर पोटेंशियल डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तो उन सब के बीच में क्या हो सकती है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती है। तो सर्कुलेटिंग करंट को बाईपास करने के लिए कि वो ब्रशेज के थ्रू फ्लो ना करे, तो ब्रशेज से में ना पहुंचे सर्कुलेटिंग करंट, तो उसके लिए कम्यूटेटर सेगमेंट के दूसरी साइड में आर्मेचर कॉइल के साथ इक्वलाइजर रिंग को लगाया जाता है ना। ये जो इक्वलाइजर रिंग होते हैं इनमें खास बात ये जरूरत तभी पड़ती, पहली बात तो लैप बाइंडिंग के लिए यूज होती है, दूसरी बात वेव बाइंडिंग के लिए इक्वलाइजर रिंग का जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात ये इक्वलाइजर रिंग जो है वो आपके इसमें खास बात ये, इक्वलाइजर रिंग हमें कई सारे लगाने पड़ सकते हैं। वो कितने लगाने पड़ेंगे वो भी हमें अभी बताएंगे। खास बात ये, अगर सभी पैरेलल पाथ के ईएमएफ सेम होंगे, है ना, तो फिर उस केस में कोई भी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होगी और तब किसी भी इक्वलाइजर रिंग की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वो आइडल कंडीशन होगी सिर्फ, है ना। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकली हमेशा डिफरेंट पाथ्स के ईएमएफ समान नहीं होते, है ना। उसके कई रीजन है कि ईएमएफ सेम क्यों नहीं होते। पहली बात, पहला अंतर रहता है कि मान लिया आपके जो पोल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है थोड़े, है ना, पोल के स्ट्रक्चर अलग अलग है, यानी कि डिफरेंट पोल में डिसिमिलरिटी है, तो फिर उस केस में क्या होगा, फ्लक्स अलग अलग बनेंगे। फ्लक्स अलग अलग बनेंगे तो हम जानते हैं फ्लक्स, जिस पोल से फ्लक्स ज़्यादा बनेगा उससे ईएमएफ भी ज़्यादा बनेगा, यानी कि वोल्टेज भी ज़्यादा बनेगी, है ना। और जब वोल्टेज ज़्यादा बनेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी। या फिर ये मान लिया आपका जो बेरिंग हो जाते हैं, बेरिंग होते हैं जो बेरिंग लग रहते हैं डीसी मशीन में, वो बेरिंग टूट जाते हैं, तो टूटने से बेरिंग के एयर गैप चेंज हो जाता है, एयर गैप की लेंथ चेंज हो जाती है। एयर गैप की लेंथ चेंज होने से हमेशा रिलक्टेंस चेंज हो जाता है, रिलक्टेंस चेंज होने से फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने से भी ईएमएफ जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने से क्या रिजल्टेंट होता है, ईएमएफ जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और ईएमएफ चेंज होगा तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है इसके, जैसे कि जो आपके योक और पोल्स के जो जॉइंट होते हैं वो जॉइंट सिमिलर नहीं है सभी के, तो उस कंडीशन में भी आपका ईएमएफ चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो आपके पोल्स हैं उनमें जो मटेरियल है उनमें इम्प्योरिटीज़ हैं कुछ, तो इम्प्योरिटीज होने से भी क्या होता, अलग अलग पाथ के रेसिस्टेंस अलग अलग हो जाते हैं, ईएमएफ अलग अलग हो जाते हैं। तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं इसके। तो सिंपल सी बात आपको ये समझ में आती है कि इक्वलाइजर रिंग जो है वो यूज़ कब किया जाता। पहली बात तो आपको बताया मैंने, लैप बाइंडिंग के लिए यूज़ किया था। लैप बाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है। यदि डिफरेंट पैरेलल पाथ के ईएमएफ समान होंगे तो उनके बीच में कोई सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होगी, उस केस में इक्वलाइजर रिंग की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन प्रैक्टिकली चूंकि ऐसा नहीं होता, वो आइडल कंडीशन है सिर्फ।
जब भी अलग अलग पाथ के ईएमएफ अलग अलग होंगे तो उस केस में हमेशा उनके बीच में एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की तरफ, यानी कि हाई ईएमएफ से लो ईएमएफ की तरफ। और तब उस कंडीशन में उस सर्कुलेटिंग करंट को अवॉइड करने के लिए, वो सर्कुलेटिंग करंट ब्रशेज के थ्रू ना पास हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए इक्वलाइजर रिंग का यूज किया जाता है। इक्वलाइजर रिंग मैंने बताया लो रेसिस्टेंस के कॉपर कंडक्टर होते हैं, जो कि जो सर्कुलेटिंग करंट होता है उसको बाईपास करने का काम करते हैं, उसको इजी पाथ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा इजी पाथ पर चलने का प्रयास करती है। तो जब उन्हें इजी पाथ मिल जाता है तो उस केस में वहीं से सर्कुलेट हो जाते हैं रिंग के थ्रू, और वो ब्रशेज के थ्रू, ब्रशेज जो है हमारे ओवरलोड नहीं होते। नहीं तो ब्रशेज के ओवरलोड होने से क्या होता कि स्पार्किंग होती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो इक्वलाइजर रिंग है इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई कि अगर हम बात करते हैं लो रेसिस्टेंस के कॉपर कंडक्टर होते हैं, मैंने बताया इक्वलाइजर रिंग। इक्वलाइजर रिंग कैसे होते हैं? इक्वलाइजर रिंग जो है, इक्वलाइजर रिंग के बारे में हमने बताया, इक्वलाइजर रिंग जो है वो लो रेजिस्टेंस के कॉपर कंडक्टर होते हैं। तो जो इक्वलाइजर रिंग है ये हमने बताया कहाँ लगाए जाते हैं, आपसे कोई पूछना तो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ लगाए जाते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट से दूसरी साइड में लगाए जाते हैं। पोजीशन भी पूछने लगा आपसे। दूसरी बात यह है कि जो आपके इक्वलाइजर रिंग होते हैं इनकी संख्या मैक्सिमम कितनी होती है उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैं बता दूं ये इक्वलाइजर रिंग जो होते हैं इनकी संख्या जो है वो पेयर ऑफ पोल के हिसाब से होती है ना। किसके हिसाब से होती है? पेयर ऑफ पोल के, मतलब जितने पेयर ऑफ पोल होंगे उसी के अकॉर्डिंग इक्वलाइजर रिंग लगते हैं। पेयर ऑफ पोल यानी कि पोल के जोड़े के हिसाब से। तो देखो नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग की अगर हम बात करते हैं कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग अगर हम एक केस ले लेते हैं, नहीं तो है ना, थोड़ा सा एक केस ले लेते हैं। जैसे मान लिया आपके पास पोल हैं 4 और 4 पोल की मशीन है और कॉइल्स हैं आपके पास 12, है ना। तो इसका फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्वलाइजर रिंग। मैक्सिमम से मतलब अधिकतम कितने लगाएंगे, कम भी लगा सकते हैं क्योंकि आप, है ना। तो मैक्सिमम इक्वलाइजर रिंग की संख्या क्या होगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्वलाइजर रिंग्स, है ना। इसका फॉर्मूला ये रहता नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्वलाइजर रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल साइड्स, नंबर ऑफ कॉइल साइड्स, है ना। तो यहां मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता? नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्वलाइजर रिंग इज इक्वल टू होता नंबर ऑफ कॉइल साइड्स अपॉन नंबर ऑफ कॉइल साइड्स अपॉन नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स के पेयर की संख्या। जैसे कॉइल साइड कितनी है हमारे पास, मान लिया कॉइल्स तो 12 हैं, तो एक कॉइल की जैसे 2 साइड होती है अभी जैसे हमने दिखाया था, है ना। क्यों? जैसे हमने अभी ये डायग्राम बनाया था, ये हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट थे। तो ये आपकी एक कॉइल, तो ये कॉइल जो है ये दूसरी कॉइल इस तरह से लैप वाइंडिंग थी चूंकि, है ना। ये 1 2 3, तो देखो एक कॉइल जो है ये हमारी एक कॉइल है, इसके साइड कितने हैं? 2। एक कॉइल साइड 1, ये कॉइल साइड 1 और ये है दूसरे कॉइल साइड 2। इसका मतलब एक कॉइल की 2 साइड होती चाहिए, तो इसमें हमें नंबर ऑफ कॉइल साइड अपॉन नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स रखने हैं। ठीक है, जैसे कि कॉइल साइड कुल कितनी होंगी? 24, और अपॉन पेयर नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल कितने होंगे? पेयर पोल तो 4 है और पेयर ऑफ पोल देखें तो 4/2 यानी कि 2, तो 24 अपॉन 2 यानी कि 12 है। तो हमें कितने लगाने पड़ेंगे रिंग? मैक्सिमम इक्वलाइजर रिंग जो हमें जरूरत पड़ेगी 12, है ना। ये हम इसको फॉर्मूले को ऐसे बना सकते हैं, जो कॉइल साइड होती है, एक कॉइल साइड जो होती है वो एक कंडक्टर के इक्विवेलेंट होती है एक तरह से। तो एक कंडक्टर ये, कंडक्टर ये है, तो मैं ऐसे भी फॉर्मूले को चेंज कर सकता हूँ।
नंबर ऑफ कॉइल साइड के बजाय नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, और अपॉन नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल, या पेयर ऑफ पोल या पोल बाई 2, है ना, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वलाइजर रिंग निकाल सकते हैं, यानी कि 12 इक्वलाइजर रिंग हमें लगाने पड़ेंगे इस केस में मैक्सिमम, है ना। खास बात है अगर हम 12 ही इक्वलाइजर रिंग लगा देते हैं तो उस केस में उसे कहते हैं हम कि हमने मशीन को 100% इक्वलाइजेशन कर दिया, है ना। अगर हम 12 जो लगाने हैं, हमें मैक्सिमम रिंग की जरूरत हमें 12 है, तो अगर हम सारे के सारे 12 ही इक्वलाइजर रिंग लगा देते हैं तो उसे कहते हैं कि हमने 100% इक्वलाइजेशन कर दिया, 100% इक्वलाइजेशन, है ना। लेकिन अगर हम मान लिया 6 रिंग लगाते हैं, यानी कि आधे रिंग लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं 50% इक्वलाइजेशन, है ना। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि आपके ऊपर बात है, आप कितना अच्छा इक्वलाइजेशन करेंगे। जितना अच्छा इक्वलाइजेशन करेंगे ब्रशेज में हीट उतनी ही कम होगी, ब्रशेज में उतनी कम स्पार्किंग होगी, उतने ही कम हीटेड होंगे वो, है ना, तो उतना अच्छा रहता। तो आप तो कोशिश तो यही रहती है हमारी, लेकिन अगर हम रिंग कम करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें क्या होगा, थोड़े ब्रशेज हीटअप ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आप 100% भी कर सकते हैं, बहुत बार 50% भी करते हैं। खास बात यह इक्वलाइजर रिंग की मैक्सिमम संख्या जो होती है वो 20 हो सकती है। किसकी हो सकती है? 20। तो जो इक्वलाइजर रिंग की मैक्सिमम संख्या हो सकती है, याद रखना किसी भी मशीन में, एक लार्ज मशीन्स में मैक्सिमम जो इक्वलाइजर रिंग है वो चाहे कितने निकल के आए, मैक्सिमम जो लगाते हैं नॉर्मली, तो मैक्सिमम इक्वलाइजर रिंग जो है वो लगाते हैं नॉर्मली 20, है ना। तो ये पूछ सकते हैं आपसे अधिकतम इक्वलाइजर रिंग कितने लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि लैप वाइंडिंग में ही लगते हैं इक्वलाइजर रिंग, वेव वाइंडिंग में नहीं लगते, क्योंकि वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कम होते हैं, इसमें ज़्यादा पैरेलल पाथ होते हैं, इस वजह से सर्कुलेटिंग करंट के जान से ज़्यादा रहते हैं, इसी में लगाए जाते हैं। और ये किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि ब्रशेज जो है, क्योंकि जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है वो ब्रशेज के थ्रू फ्लो करती है, ब्रशेज जो है हीटअप हो जाते हैं उससे, है ना, गर्म हो जाते हैं, स्पार्किंग होती है वहाँ पर, स्पार्किंग जो कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में होती है उससे गर्म हो जाते हैं। तो वो ओवरलोडेड ना हो ब्रश, उन्हें ज़्यादा करंट ना सहन करनी पड़े, क्योंकि सर्कुलेटिंग करंट भी आ जाती है। तो इसी वजह से आपको उसको बाईपास करने के लिए हम इक्वलाइजरिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इक्वलाइजरिंग की संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक, है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।